अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DevOps वर्सेस साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, जिसे हम कहते हैं SRE। आज हमारे साथ हैं सैयद उस्मान अहमद, ही इज अ प्रिंसिपल DevOps इंजीनियर। सो उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उस्मान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DevOps वर्सेस SRE? DevOps एक मेथड और एक मेथोडोलॉजी है जो कि ऑटोमेशन पर्पसेस के लिए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की ऑटोमेशन और उसकी डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। और SRE इज साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर एक ऐसा मेथड है जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो रहा है और उसको गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया। और उसका एक्चुअल रीजन ये है कि डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन द हाईली अवेलेबल एंड स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कंपनी प्रोवाइड कर सके, जिसके ऊपर तमाम ऑटोमेशन DevOps इंजीनियर जो है वो इम्प्लीमेंट करे। तो ये डिफरेंस है DevOps एंड साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर का। अच्छा, जहां तक इनके टास्क के हिसाब है ना, आई थिंक सो both are the same, like DevOps engineer and SRE. एक्चुअली अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो ये both resources should be different. एक्चुअली जो है कंपनीज के अंदर इन फ्यूचर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर इज वन ऑफ द पर्सन जो कि सेपरेट रिसोर्स की रिस्पांसिबिलिटी होगी और उसी कंपनी के अंदर DevOps इंजीनियर्स भी काम कर रहे होंगे और उनकी रिस्पांसिबिलिटीज डिफरेंट होंगी। तो मैंने यही आपको बताने की कोशिश की है कि जो पाकिस्तान के मार्केट के अंदर एट द मोमेंट जो चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं वो ज्यादातर DevOps इंजीनियर ही तमाम प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। एक्चुअली उसकी ही रिस्पांसिबिलिटी वो इस टाइम परफॉर्म कर रहा है कि जो डिजाइनिंग भी करता है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी करता है। लेकिन एक्चुअली SRE की रिस्पांसिबिलिटी इससे भी कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर मैंने बेसिकली एक शॉर्टली आपको एक्सप्लेन किया था कि SRE की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करेगा और हाईली अवेलेबल एंड स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा। लेकिन उसकी एक्चुअल में और रिस्पांसिबिलिटीज में आ जाता है कि मॉनिटरिंग भी उसका एक रिस्पांसिबिलिटी है कि उन्होंने मॉनिटर करना है और क्विकली जो है रिस्पॉन्स करना है इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। और DevOps की जहां तक बात है तो DevOps इंजीनियर के पास और रिस्पांसिबिलिटीज में क्या चीज आ जाती है? ऑटोमेशन इज वन ऑफ द मेजर रिस्पांसिबिलिटी, जहां पर CI/CD पाइपलाइंस बनती हैं, जहां पर पूरे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की ऑटोमेशन की जाती है। तो ये DevOps इंजीनियर की रिस्पांसिबिलिटी है और उसने जो है वो ये तमाम चीजें डेवलपर्स के लिए प्रोवाइड करनी है कि ताकि डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल जो है वो स्पीड से परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, सो मैं ये कह सकता हूँ फिर कि SRE रिप्लेस कर देगा DevOps? नहीं, मैंने जैसा बताया ना कि दोनों डिफरेंट हैं, दोनों की रिस्पांसिबिलिटीज डिफरेंट हैं। मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक ये प्रॉपर्ली कल्चर अडॉप्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान में हर कंपनी इस टाइम मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट अडॉप्टिंग दिस कल्चर कि जो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर सेपरेट हायर करें एंड द DevOps इंजीनियर सेपरेट हायर करें। बट इन फ्यूचर जब ये प्रॉपर्ली पाकिस्तान में अडॉप्ट हो जाएगा देन ये दोनों रिसोर्सेज सेपरेट ही होंगे। एट द मोमेंट DevOps इंजीनियर ही साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स की तमाम रिस्पांसिबिलिटी परफॉर्म कर रहा है। बट एक्चुअली अगर आप उसे पूछें कि भाई इसको इंट्रोड्यूस करने की फिर रीजन क्या थी अगर DevOps इंजीनियर कर रहा है, तो मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि ओवरबर्डन था DevOps इंजीनियर। उसके पास रिस्पांसिबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि उसने ऑटोमेशन क्रिएट करनी है, उसने लाइफ साइकिल ये तमाम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है उसको फास्ट करना है और उसके बाद डेवलपर्स को असिस्टेंस भी देनी है। तो उसके साथ साथ उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की जो रिस्पांसिबिलिटी थी वो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर की है। और ट्रबल शूटिंग एंड अदर थिंग्स, एक तो ट्रबल शूटिंग है ना कि आप एप्लीकेशन लेवल के ट्रबल शूटिंग की बात करें जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ऑटोमेशन क्रिएट करके उसकी ट्रबल शूटिंग है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादातर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर के पास आती है। ओके। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स के दैट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्ट्रांग होगा तो उसी के बेस के ऊपर ही आपकी प्रोडक्ट भी स्ट्रांग होएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से तो SRE की डिमांड भी सबसे ज्यादा होगी। SRE की डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन मैंने बताया कि पाकिस्तान में अभी तक वो कल्चर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन जब साइट रिलायबिलिटी और DevOps के कंपैरिजन किया जाएगा तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड ज्यादा है। उनके ऊपर उनको अगर मैं सैलरी पैकेज की भी बात करूं या रिस्पांसिबिलिटी एज कंपेयर टू DevOps थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एट द मोमेंट पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये चीज इंट्रोड्यूस है, पाकिस्तान में DevOps इंजीनियर सारे काम करते हैं, इसलिए उसकी रिस्पांसिबिलिटी और उसकी जो पैकेजेस हैं वो कंपैरेटिवली अभी इस टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू डेवलपर्स। ओके, तो जैसे कि हमने सैलरी की बात की, सो हु अर्न द मोस्ट, DevOps और SRE? एक्चुअली सैलरी DevOps इंजीनियर्स की ऑब्वियसली अभी ज्यादा है, लेकिन मैंने अगर मैंने पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान में अभी तक ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए मैं पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं दूंगा आपको, मैं किसी इंटरनेशनल मार्केट की एग्जांपल दे देता हूँ
कि एट द मोमेंट यूएस में बड़ी स्पीड से और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बड़ी स्पीड से ये दोनों पोजीशंस इंट्रोड्यूस हुई हैं एज कंपेयर टू या एज कह सकते हैं कि प्रीवियस रिकॉर्ड्स और अभी तक जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स इज गेटिंग मोर इनकम एज कंपेयर टू डेवऑप्स। लेकिन अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो कि इस टाइम यूएस में मार्केट में काम कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग ऑलमोस्ट 150 to 200,000 पर एनम, तो वो भी इनकम इज नॉट लेस। तो ये है एग्जैक्टली इन डेवऑप्स। तो जब ये प्रॉपर्ली कल्चर इंट्रोड्यूस हो जाएगा देन सेग्रीगेट हो जाएगी दोनों चीजें, तो उस एज कंपेयर टू द स्टैटिस्टिक्स एट द मोमेंट वो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर की ठीक है। अगर हम इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि SRE इज द एडवांस फॉर्म ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर, क्योंकि उसमें भी कोडिंग और स्क्रिप्टिंग लिखी जाएगी। तो क्या SRE भी कोडिंग और स्क्रिप्टिंग करेगा? एक्चुअली स्क्रिप्टिंग और कोडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। कोडिंग के बारे में कॉन्सेप्ट इज अ डिफरेंट, क्योंकि कोडिंग जो है वो स्पेसिफिकली वर्ड यूज होता है फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस, जहाँ पर एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट होती है, जहाँ पर आपकी एप्लीकेशंस बनती हैं। Exactly. तो हम बिकॉज एज अ डेवऑप्स इंजीनियर और साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स दे आर नॉट द डेवलपर्स। हम कोई एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डिप्लॉइंग द एप्लीकेशंस ऑन द स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहां पर ये चीज यूज होती है। और जहां तक हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात है तो हमेशा से मैं इस चीज को प्रमोट भी करता हूँ और ये हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करता हूँ कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एटलीस्ट 1-2 जरूर आनी चाहिए, बिकॉज डेवऑप्स इंजीनियर्स अपनी जगह पे अपनी तमाम प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का सहारा लेता है। इसी तरह साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर भी जब काम करता है या करेगा, इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, अगर ये कल्चर इंट्रोड्यूस प्रॉपर्ली हो जाता है तो वो भी प्रॉपर तरीके से अपने तमाम सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का ही सहारा लेगा। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा जो मैं प्रमोट करता हूँ वो है कि अगर आप लिनक्स में काम कर रहे हैं तो लिनक्स में बैश स्क्रिप्टिंग करें, और या पाइथन या किसी भी और लैंग्वेज को, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को जरूर फॉलो करें और जरूर कंप्लीट करें टू ऑटोमेट योर कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। सो व्हाट इज द बेस्ट टीम या बेस्ट आप कह सकते हैं नंबर ऑफ द DevOps इंजीनियर इन अ कंपनी? DevOps इंजीनियर मैंने बताया कि जिस तरह कंपनीज के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो हर टीम, यानी कि अगर मैं टीम की बात करूं तो हर टीम के अंदर 1 से 2 कंपनीज की जरूरत होती है कि वो एटलीस्ट 1 से 2, मैं टीम की बात कर रहा हूँ। मैं टीम की बात ये कर रहा हूँ कि अगर एक कंपनी के पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं तो दे वांटेड टू हायर मिनिमम 5 to 10 DevOps engineer for each project. For each project. Because as compared to developers, obviously number of count जो है वो कम होता है DevOps का, because एक प्रोजेक्ट के ऊपर 1 से 2 DevOps engineers वो इसलिए हायर करते हैं ताकि अपने तमाम प्रोसेस को वो ऑटोमेट कर सकें, लाइफ साइकिल जो डेवलपमेंट का उसको फास्ट किया जा सके। सो ये चीज़ मेरे ख्याल से इसलिए DevOps इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से डेवलपर्स से ज़्यादा DevOps इंजीनियर इनकम भी जो है वो चार्ज कर रहा होता है। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली तमाम ऑटोमेशन प्रोसेस की है, तमाम एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। सो इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक, सो वी रियली एंजॉयड। सो आज की जो इस पॉडकास्ट थी इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें उस्मान से आज सीखी और काफ़ी मज़ेदार पॉडकास्ट रही। So thank you Usman for coming. Thank you so much. And we will enjoy most.